केमिकल काइनेटिक्स क्यों स्टडी करते हैं? व्हाई टू स्टडी केमिकल काइनेटिक्स, पहले ये जान लेते हैं। तो होता क्या है कि जब हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं, तो इसमें क्या होता है कि फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, के बारे में जानकारी मिलती है थर्मोडायनामिक्स। मीन्स कि वी कैन प्रेडिक्ट फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा। जैसे एट रूम टेम्परेचर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को जब हम मिक्स करेंगे तो लिक्विड वाटर बनेगा, लेकिन कब बनेगा ये नहीं बताता है। व्हेन reaction will be completed, that cannot be predicted. ये थर्मोडायनामिक्स नहीं बताता है, लेकिन फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है। तो ओनली फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन से पता नहीं चल पाता है कि रिएक्शन कितना देर में होगा, लेकिन थर्मोडायनामिक्स से ये जरूर बता देता है कि रिएक्शन होगा, पॉसिबल है। दूसरा, थर्मोडायनामिक्स से ये पता नहीं चलता है, एक्चुअली केमिकल काइनेटिक्स हमें पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं कि थर्मोडायनामिक्स एंड केमिकल काइनेटिक्स में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है और क्यों केमिकल काइनेटिक्स की जरूरत पड़ी, ये समझने में आसानी हो जाएगा। दूसरा है कि इनिशियल स्टेट की जानकारी मिलती है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द रिएक्शन, ये जानकारी मिलती है। बट हाउ रिएक्शन टेक्स प्लेस, इसका आंसर नहीं मिलता है। मीन्स कि एक स्टेज ए है, एक स्टेज बी है, इससे ये किस रास्ते से हुआ है, किस पाथवे से हुआ है, ये नहीं पता चलता है। ए से बी बन गया है, या ए से पहले B1 बना, B1 से फिर B बना, या ए से पहले D बन गया, D से B बन गया, या ए से A1 बना और A1 से B बना, इसकी जानकारी नहीं मिलती है। किससे? थर्मोडायनामिक्स से। जबकि सही रिएक्शन कराने के लिए ये जानकारी भी होना जरूरी है, पाथ की भी जानकारी होना जरूरी है। तो क्या हम कह सकते हैं कि पाथ की जानकारी नहीं मिलती है, मीन्स कि हाउ रिएक्शन टेक्स प्लेस, इसका आंसर नहीं मिलता। हाउ रिएक्शन टेक्स प्लेस, इसकी जानकारी नहीं मिलती है। तो हमने देखा कि व्हेन रिएक्शन टेक्स प्लेस जानकारी नहीं मिलती, हाउ
ये जानकारी नहीं मिलती इससे, थर्मोडायनामिक्स से। तीसरी बात है जो कि थर्मोडायनामिक्स से नहीं पता चलता है, वह है टेम्परेचर, प्रेशर, तो रिएक्शन कंडीशन जो होता है, गैसियस स्टेट में प्रेशर होता है और नॉर्मल लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट में टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर एंड प्रेशर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के बारे में ये बताता है, बल्क मटेरियल के बारे में ये जानकारी देता है, बल्क मटेरियल के बारे में। लेकिन इंडिविजुअल एटम एंड मॉलिक्यूल के बारे में ये जानकारी नहीं देता है। तो हमने देखा कि टाइम की जानकारी नहीं मिलता है, मतलब व्हेन रिएक्शन टेक्स प्लेस कितने टाइम में होगा ये नहीं पता चलता है। दूसरा, पाथ के बारे में जानकारी नहीं मिलता है, मतलब कैसे होता है, मीन्स कि हम कह सकते हैं कि मैकेनिज्म के बारे में जानकारी नहीं मिलता। जो प्रॉपर्टीज है वो बल्क मटेरियल के बारे में देता है जानकारी, लेकिन स्मॉल या माइक्रोस्कोपिक लेवल की जो मटेरियल है जैसे इंडिविजुअल एटम एंड मॉलिक्यूल्स, उसके बारे में जानकारी नहीं देता है। तो इस कमी को दूर करने के लिए कौन सी कमी? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कि स्पीड ऑफ रिएक्शन। स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। तो जब ही हम रेट की बात करेंगे या स्पीड की बात करेंगे या वेलोसिटी की बात करेंगे तो यहां पर टाइम तो आएगा, यहां पर। मीन्स कि विथ टाइम, विथ द वेरिएशन ऑफ टाइम, रिएक्शन की क्या स्टेट है उसके बारे में पता करने के लिए हमें एक अनदर ब्रांच की जरूरत पड़ी जिसे हम केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो इसमें क्या है कि हमें टाइम का पता चलता है और ये मैकेनिज्म का मतलब कि पाथ का, किस पाथ से रिएक्शन हो रहा है ये पता चलता है। तो दोनों के बारे में स्टडी करने के लिए केमिकल काइनेटिक्स की जरूरत पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो हम ऐसे सिंपली लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन प्लस मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। अब जो ही हम मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, तो जब इसकी जानकारी हो जाएगी हमें, तो हम किसी भी रिएक्शन को कम समय में कैसे कराया जाए, रिएक्शन कंडीशन को, रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करेंगे, उसकी भी स्टडी करना पड़ेगा। और उसकी जानकारी से हम कॉमर्शियल प्रोडक्ट जितने हैं, factors influencing rate of reaction that can be studied, and उसके बाद क्या बेनिफिट होगा, कॉमर्शियल प्रोडक्ट जितने हैं उसके यील्ड के बारे में
यील्ड को हम एनहांस करा सकते हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर को चेंज करके। अब कौन कौन से फैक्टर करते हैं रेट को, तो रेट को कौन कौन से फैक्टर करते हैं, तो अब तक का कंक्लूजन ये हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, इस दोनों की स्टडी कहां होगा, केमिकल काइनेटिक्स से होगा। जब रेट की बात हम करेंगे तो यहां पर टाइम आएगा, और मैकेनिज्म की बात करेंगे तो कैसे रिएक्शन होता है इसकी स्टडी होगा। रेट को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं रेट को, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो अगर एक N2 प्लस H2 NH3 बैलेंस रिएक्शन बैलेंस है, तो यहां हम देख रहे हैं कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन will form 2 mole of ammonia gas. 1 mole of nitrogen, 3 mole of hydrogen will react and produce 2 mole of ammonia. 2 mole of ammonia. तो रेट के लिए क्या होगा कि इसका जो कंसंट्रेशन होगा, इसका जो कंसंट्रेशन होगा, कंसंट्रेशन वो स्टार्टिंग में मैक्सिमम होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में मैक्सिमम होगा, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 0 होगा। एक सिंपल एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेते हैं, P, A से P1, तो A की कंसंट्रेशन एट टाइम T इज इक्वल टू 0 इनिशियल में इसका कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा और इसका कंसंट्रेशन 0 होगा। विथ टाइम, विथ पासिंग टाइम इसका कंसंट्रेशन घटता जाएगा और इसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। तो कंसंट्रेशन कितने टाइम में चेंज हो रहा है उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। तो जब भी हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन भी होगा, वहां पर डायरेक्शन की भी बात होगी, तो हम इसका भी डिस्कस करेंगे अभी। तो ए का कंसंट्रेशन घट रहा, तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम स्मॉल चेंज dA अपॉन dt, कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो हम लिखते हैं इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट की यूज करते हैं। तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम स्मॉल चेंजेस, d इज स्मॉल चेंजेस इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन। माइनस इसलिए होगा क्योंकि ये बताता है कि कंसंट्रेशन ए का घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट है ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट। और फिर रेट ऑफ रिएक्शन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ टाइम। तो यहां पर नेगेटिव साइन नहीं हुआ, चूंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है रिएक्शन में,
तो हमने नहीं लिखा है यहाँ पर। तो क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और चेंज क्या होता है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑन टाइम इंटरवल, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम इंटरवल। और यहां क्या है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन तो प्रोडक्ट का होता ही है चेंज, रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टाइम इंटरवल। तो रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का हम रिएक्टेंट के टर्मिनोलॉजी में लिख सकते हैं एंड प्रोडक्ट के टर्मिनोलॉजी में लिख सकते हैं। प्रोडक्ट में इंक्रीज होता है विथ टाइम और इसका डिक्रीज होता है। डीए क्या है, डीए क्या है, तो अगर इनिशियली A1 कंसंट्रेशन है, आफ्टर टाइम t इसका कंसंट्रेशन A2 हुआ, तो ये डी ए, ये डी वेरी वेरी स्मॉल चेंजेस को बताता है, वेरी वेरी स्मॉल चेंजेस को बताता है, जो नेग्लिजिबल चेंजेस हुए हैं, नेग्लिजिबल चेंजेस हुए हैं, नेग्लिजिबल चेंजेस हुए हैं। अगर ज़्यादा चेंजेस हुआ है तो हम ये लिखते हैं डी ए, ये बिगर चेंज के लिए है, ये साइन हम बिगर चेंज के लिए यूज करते हैं, और ये साइन, ये डेल है, ये स्मॉल चेंजेस के लिए यूज करते हैं। उसी तरह से टाइम, स्टार्टिंग में अगर T1 है, आफ्टर टाइम T2, तो यहाँ पर dt, ये स्मॉल चेंजेस है। अगर ये सिंबल है तो बिगर चेंज के लिए है, ये बिगर चेंज के लिए है, ये स्मॉल चेंज के लिए, ये बिगर चेंज के लिए, स्मॉल चेंज के लिए, बिगर चेंज के लिए। तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जाने में हर समय कंसंट्रेशन एक जैसा नहीं होता है। तो हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ये हम यूज करेंगे, और एट एनी इंस्टेंट टाइम पर इसका डी से करेंगे, वेरी 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 स्मॉल चेंज के लिए। तो अभी हम देखें कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन विथ टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन विथ टाइम। तो ड्यूरिंग रिएक्शन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है, इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। मॉनिटरिंग ऑफ रिएक्शन। तो मॉनिटरिंग ऑफ रिएक्शन में क्या होता है कि जो इन्वॉल्व स्पीसीज हैं उसके कंसंट्रेशन को जाना जाता है। तो जब इन्वॉल्व स्पीसीज कौन कौन होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, तो रिएक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, इसकी मॉनिटरिंग की जाती है, इसकी कंसंट्रेशन को जाना जाता है। तो इसकी कंसंट्रेशन को जानने के लिए हमें क्या करना होगा, टेक्निक्स का यूज करना पड़ेगा, और वो टेक्निक्स को अप्लाई करके हम उसके कंसंट्रेशन को जानते हैं। और जब हम कंसंट्रेशन की जानकारी हो जाएगी तो ये पता चलेगा कि कितने टाइम में कितना कंसंट्रेशन हो, उससे हमें रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। तो वो जो टेक्निक है, वो टेक्निक
जैसे कंडक्टोमेट्रिक मेथड है, पोटेंशियोमेट्रिक मेथड है, पोलैरिमेट्री है, क्रोमेटोग्राफिक मेथड है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड है, क्रोमेटोग्राफी में TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, GC, गैस क्रोमेटोग्राफी, HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, तो क्रोमेटोग्राफी में यूज करते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ये सब पढ़ेंगे, ये भी केमिस्ट्री में पढ़ना है। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, मास स्पेक्ट्रोमेट्री MS, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, IR, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ESR, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इस तरह से स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का यूज होता है। पोलैरिमेट्री में क्या करते हैं कि एक डेफिनिट कंसंट्रेशन को लेकर के और पोलराइज्ड लाइट से उसे हम पास कराते हैं, और जो एब्जॉर्प्शन होता है लाइट का डेविएशन होता है पाथ में, वो डेविएशन हम निकालते हैं इसमें। तो इसमें से कोई भी अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एंड स्पीड ऑफ रिएक्शन के बेसिस में, हाउ मच फास्ट रिएक्शन के बेसिस पे हम सेलेक्ट करते हैं। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो फेम्टोसेकेंड में हो जाता है, मीन्स फेम्टोसेकेंड का मतलब होता है FS 10⁻⁻15 सेकेंड, 1 फेम्टोसेकेंड इक्वल टू, तो इतने सेकेंड में ये हो जाता है रिएक्शन। तो उसके लिए एक फेम्टोकेमिस्ट्री है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, उसमें एक 1999 में नोबेल प्राइज मिला था। 1999 में AH जीवेल एक साइंटिस्ट थे जिनको कि नोबेल प्राइज मिला था इसके डेवलपमेंट के लिए। जनरली इसके बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोलॉजिकल रिएक्शन में इसकी यूटिलाइजेशन होता है, फेम्टोकेमिस्ट्री। फेम्टोकेमिस्ट्री तो रिएक्शन की जो स्पीड होती है, रेट होता है, जब टाइम जो होती है वो फेम्टोसेकेंड से डे इस बीच में होती है। कई दिन में रिएक्शन होते हैं, विद इन 10⁻⁻15 सेकेंड में भी हो जाता है रिएक्शन। तो अब तक हम देखें कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की जानकारी थर्मोडायनामिक्स से नहीं मिलती है, उनका एक अपना लिमिटेशंस है, ओनली फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है। जब हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो वहाँ डायरेक्शन भी होगा, डायरेक्शन से ये पता चलेगा कि रिएक्शन
रिएक्टेंट घट रहा है या बढ़ रहा है, प्रोडक्ट बढ़ता है, लेकिन इस नेगेटिव साइन का हम कैलकुलेशन में यूज नहीं करते हैं, इसलिए हमने नेगेटिव साइन यूज किया था। जब रेट की बात होगी तो रेट यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के टर्म में है, कंसंट्रेशन ऑफ विथ टाइम कितना चेंज हो रहा है। जब कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो कंसंट्रेशन का जो डिटर्मिनेशन होता है वो मॉनिटरिंग ऑफ रिएक्शन से होगी। मॉनिटरिंग ऑफ रिएक्शन में हम इन सारे टेक्निक्स का यूज करते हैं, और ये टेक्निक्स का सिलेक्शन जो होता है वो नेचर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज और कितना फास्ट रिएक्शन है उसके बेसिस पे होता है। तो हमने देखा कि स्लो रिएक्शन भी होता है, फास्ट रिएक्शन भी होता है। फास्ट रिएक्शन तो ऐसे होते हैं जैसे कि 10⁻⁻15 सेकेंड में हो जाता है, तो उसके लिए फेमटोकेमिस्ट्री एक है। 1999 में नोबेल प्राइज मिला था H.G. वेल को इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन के लिए। Let us consider a reaction A plus B P। तो क्या होगा, at any instant time is equal to लेट अस कंसीडर A प्लस B, ये दोनों रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट P बन रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये कंसंट्रेशन को दिखाने का तरीका है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने A को लिख दिया, मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजिंग विथ टाइम dt, नेगेटिव साइन। ये भी रिएक्टेंट है, ये भी घट रहा है, dV अपॉन dt, dP अपॉन dt। तो ये कंसंट्रेशन यहाँ पर बढ़ रहा है, तो ये बढ़ने का है। यहाँ कंसंट्रेशन घट रहा है, यहाँ कंसंट्रेशन घट रहा है। और इसे हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसी रिएक्शन का कैसे निकालेंगे, तो इस तरह से निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के बारे में कंप्लीट नॉलेज के लिए हम सबसे पहले जो पहला स्टेप होता है वो स्टोइकियोमेट्री रिएक्शन की जानकारी लेते हैं, और दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट विथ टाइम। पहला स्टेप होता है स्टोइकियोमेट्री के बारे में नॉलेज लेना एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, इसकी डिटर्मिनेशन। और स्टोइकियोमेट्री को की जानकारी, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टोइकियोमेट्री। तो हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर इस तरह का कोई रिएक्शन है, इसे हम कैसे लिखेंगे, तो ये रिएक्टेंट है, ये 2 स्टोइकियोमेट्री 2, d concentration of B upon dt, dC upon dt। ये आएगा इस तरह से। क्या होगा, ये जो स्टोइकियोमेट्री है
O यहाँ डिवाइड करेंगे, यहाँ कोई स्टोइकोमेट्री नहीं है, नहीं आया, यहाँ पर 3 है तो 3 हो गया, P के पीछे कुछ भी नहीं है स्टोइकोमेट्री, तो इस तरह से लिखा है। मीन्स कि किसी भी रिएक्शन को के रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का तरीका ये है, 1/2 नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन कैलकुलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन ये शो करता है कि इसकी कंसंट्रेशन घट रही है, इसकी कंसंट्रेशन घट रही है, और ये रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह से निकालेंगे। तो एक जनरल रिएक्शन हम लिखते हैं, अगर स्टोइकोमेट्री अगर ये है तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 1/A dt, नेगेटिव साइन होगा, हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं, इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन। नेगेटिव साइन होगा, यहां प्रोडक्ट है, पॉजिटिव साइन होगा,1/D। तो रेट ऑफ रिएक्शन ये स्टोइकोमेट्री है, हमने स्टोइकोमेट्री का यूज यहाँ पर किया, डिवाइड होता है स्टोइकोमेट्री, यहाँ देख रहे हैं हम डिवाइड हो रहा है, यहाँ भी डिवाइड हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो रहा है, और जो स्क्वायर ब्रैकेट में है ये कंसंट्रेशन है, मतलब कि बी रिएक्टेंट का ये कंसंट्रेशन है, ए रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी रिएक्शन किसके किस टर्म में लिख सकते हैं, तो एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट के टर्म में हम लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। रेट ऑफ रिएक्शन में नेगेटिव साइन होता है रिएक्टेंट के लिए, एंड प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव साइन होता है। रेट ऑफ रिएक्शन की जानकारी के लिए कंसंट्रेशन की जानकारी चाहिए, तो वो कंसंट्रेशन कहाँ से आएगा, एक्सपेरिमेंटल टूल से हम जानकारी लेते हैं। अब जैसे कि एसिडिक कोई रिएक्शन है तो H+ की कंसंट्रेशन मुझे जानना है, तो हम pH मीटर का यूज करेंगे जिसमें इलेक्ट्रोड होता है, तो H+ की कंसंट्रेशन से हमें जानकारी मिल जाएगा pH मीटर से कि कितना उसमें एसिड है। उसी तरह से कोई अगर गैसियस रिएक्शन है तो हम प्रेशर की जानकारी ले लेंगे, प्रेशर शुरू में प्रेशर ज़्यादा होगा, धीरे धीरे घटता जाएगा। किसी रिएक्शन में अगर गैस बन रही है तो उसकी प्रेशर शुरू में ज़्यादा होगा, बाद में घटता जाएगा, तो उससे भी हम लेंगे। तो गैसियस रिएक्शन के लिए हम प्रेशर के टर्म में लेते हैं। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या है, तो हम देख रहे हैं कि रेट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन चेंज होता है, घटता है या बढ़ता है, तो है तो कंसंट्रेशन ही, टाइम तो टाइम है, तो कंसंट्रेशन किस में है, मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर, ये टाइम है तो पर यूनिट टाइम, तो टी मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम, मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम, तो टाइम का सेकेंड होता है तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हो गया। अगर गैसियस रिएक्शन है तो कंसंट्रेशन प्रेशर होगा, तो प्रेशर चेंजिंग प्रेशर अपॉन टाइम, तो प्रेशर का क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर
पर यूनिट टाइम, एटीएम पर यूनिट टाइम या एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर सेकेंड। तो कंक्लूड करते हैं हम, थर्मोडाइनामिक्स डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट द पाथ ऑफ रिएक्शन, it only explain about initial stage of the reaction and final stage of the reaction. Feasibility of reaction only can be predicted by thermodynamics, but how reaction takes place, that does not predicted by thermodynamics. That's why a new branch of chemistry is required, that is chemical kinetics, in which we study about rate of reaction, mechanism of reaction, and the factors influencing the rate of reaction. By knowing factors, we can enhance the yield of the reaction, and that is used in commercial products, that is being used for the commercial products. So these are the limitations of thermodynamics, and that can be overcome with the help of chemical kinetics. So both are the complementary to each other. रेट ऑफ रिएक्शन में कंसंट्रेशन की बात होती है, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, और टाइम होता है तो पर उसकी यूनिट होगा मोल पर लीटर पर सेकेंड या मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम। किसी भी एक टिपिकल इक्वेशन है, रिएक्शन है, तो उसके स्टोइकियोमेट्री को जानना जरूरी होता है। दैट इज इनिशियल स्टेज ऑफ किसी भी रिएक्शन की जानकारी के लिए स्टोइकियोमेट्री की जानकारी लेते हैं। फिर हम आफ्टर विथ वेरिएशन ऑफ टाइम कंसंट्रेशन को हम डिटरमाइन करते हैं यूजिंग एक्सपेरिमेंटल टूल्स, जैसे कंडक्टोमेट्री, स्पेक्ट्रोमेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का यूज करते हैं, क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं, पीएच का यूज करते हैं। फिर रिएक्शन कंडीशंस को जानने की कोशिश करते हैं, और उस रिएक्शन कंडीशन से हम यील्ड को एनहांस भी करते हैं, जिसका एप्लीकेशन इंडस्ट्री में होता है। और रेट ऑफ रिएक्शन को हम लिखने का इसमें तरीका सीखा। सो थैंक्स।